7 बज गए शाम के। और ट्विटर स्पेसेस के ऊपर लाइव ऑडियंस के साथ फ्राइडे मस्ती, कुछ मिलिट्री की कहानियां, कुछ हंसने वाली, कुछ लड़ाई की, सब मेरे एक्सपीरियंस, जिससे कि सबको, लोगों को जो भी अटेंड कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं, उन्हें एक एक्सपीरियंस मिले कि किस तरह से मिलिट्री लाइफ होती है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। और आज पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से या 4 हफ्तों से केवल एक जगह की ही कहानियां चल रही हैं, और ये कहानियां खत्म नहीं हो रही हैं। खत्म ना होने का वजह यह है कि एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद इतने मैसेजेस आते हैं कि आप और बताइए इसके बारे में। तो कंटिन्यू करते हुए अरुणाचल प्रदेश की कहानियां जो मेरी चल रही हैं 1987 की, उनको ही कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक और आपको वहां का एक्सपीरियंस और पूरी कहानी सुनाता हूं। कहानी तो शब्द है, पर ये मेरे लाइफ के अपने फर्स्ट हैंड, मेरे अपने एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद किए। मेरी उम्र थी तब 27 साल, आज 61 साल का हूं। जिस समय, आज भी उन दिनों जो जवान मेरे साथ में थे तकरीबन 45, उनमें से तकरीबन सबके साथ मेरी आज भी बातचीत होती है। और सबका यही कहना है कि आपको इतनी ज्यादा चीजें ये याद कैसे हैं। कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मैं भी भूल चुका था, फिर ये लोग याद दिलाते हैं। पर उन लोगों को भी जो मेरे साथ में थे, उनको एक एक करके इतनी छोटी छोटी चीजें याद दिलवाई हैं मैंने। और आप सोचेंगे कि मुझे क्यों इतना याद है। उसकी वजह है, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पिछले वीडियो में मैंने विजुअल्स डाले हैं। एक कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन के ऊपर उस भाग के अरुणाचल प्रदेश, उसके सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, साउथ सियांग डिस्ट्रिक्ट दिखाते हुए मंचूका वैली मैंने आपको उसके अंदर दिखाई है। तो जो पिछला वीडियो था मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर वो आप देखते हैं जाके, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा ये किस जगह की, किस जोग्राफिकल जगह की बात हो रही है। और इसमें अलग क्या था? अलग इसमें यह था कि अरुणाचल प्रदेश जो तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर की विड्थ है उसकी, नॉर्थ साउथ की एक पैरेलल चौड़ाई है उसकी। उसके अंदर केवल दक्षिण के दो 40 एक किलोमीटर थे बॉर्डर, जो दक्षिण में असम की बॉर्डर के साथ 40 किलोमीटर तक आर्मी पहले जाया करती थी। उसके बाद तकरीबन 130 किलोमीटर का खाली एरिया था पूरा चाइना बॉर्डर तक, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और मैकमोहन लाइन के दूसरी तरफ तिब्बत। चाइना बॉर्डर तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, यह तिब्बत की बॉर्डर है। और ये किसी ने इस इलाके में कभी पैर नहीं रखा था। आर्मी कभी गई होगी तो कोई एक हाथ पेट्रोल चला गया, कोई हेलीकॉप्टर से चला गया। पर ये जो नीचे जमीनी रास्ता था, ये किसी ने पैदल नहीं किया हुआ था। आप लगा लीजिए, हजारों सालों से वो जंगल पड़े हैं, और ट्राइबल्स के सिवा, कुछ अंग्रेजों के सिवा, गुरु नानक देव जी के सिवा उस इलाके में कोई गया ही नहीं था। तो आर्मी को जब 1987 में बताया गया कि आप 40 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी बाउंड्री जो असम के साथ है, 40 किलोमीटर अंदर ना जाके आप आगे तक जाएंगे, तो 110 किलोमीटर का आगे रास्ता हम लोगों को तय करना था। हवाई जहाज था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो केवल फौज को हुक्म दिया गया कि आप पैदल जाएंगे। तो सब यूनिट्स को मिल गया हुक्म, मेरे जैसे कई यूनिट्स थी। ये कहानियां जिन लोगों ने बतानी चाहिए, इतने साल हो गए किसी ने बताई नहीं। अभी जब मैं पहली बार बताता हूं तो मेरे यूनिट के ही लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना मुझे याद कैसा है। याद क्यों नहीं रहेगा?
ये वो जगह थी जहां पर किसी आर्मी के आदमी ने, सिविलियन ने कभी पैर ही नहीं रखा। हेलीकॉप्टर से कहीं बीच में जाके राशन गिरा देना, सिविलियंस को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना। तो एयरफोर्स को 2-3 हेलीपैड थे आगे जहां एयरफोर्स जाया करती थी, और एयरफोर्स भी हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वहीं से सिविलियन को चढ़ाया, उतारा, टेक ऑफ किया, वापस आ गए। तो हेलीपैड का जो 50 मीटर का दायरा है उसके बाहर कोई नहीं गया हुआ। ऐसी जगह में, इतने घने जंगलों में, 110 किलोमीटर आगे जाने के लिए जिस समय फौज को हुक्म दिया गया, तो हमें एक्सपीरियंस नाम की चीज किसी आदमी के पास नहीं थी कि हम किसी को जाके पूछें। और जिस समय हमें हुक्म मिला, मैं और मेरे साथ 45 हमारे जेसीओ और जवान, हमारी एक टोली बनी, और हमें हुक्म मिला कि मंचूका हमने जाना है, 8 दिन आप पैदल चलेंगे, और 8वें दिन आप जाके उधर पहुंचेंगे, फिर वहां जाके अपना बेस एस्टैब्लिश करेंगे। हर चीज हम लोगों ने शुरू में करनी थी। और एक डर, एक भय। क्यों? क्योंकि रेडियो सेट से कम्युनिकेशन नहीं, कोई फुट ट्रैक नाम की चीज जो अच्छी, जैसे जितने लोग आप वैष्णो देवी की तरफ गए, आपने देखा है लोगों के चलते चलते इतना अच्छा पैदल चलने का ही रास्ता बन जाता है। जितने लोग पहाड़ों के से वाकिफ है, उन्हें पता है कि पहाड़ों के ऊपर जो एकदम बार बार पैदल चलने के रास्ते कैसे सेट हो जाते हैं। ये वो जगह ही नहीं थी। ये वो जगह थी जहां पर आदिवासी के सिवा कोई और चलता ही नहीं था, और आदिवासियों का ज्यादा से ज्यादा काम अगर होगा तो एक दो गांव छोड़ के। तो बीच का जो इतना बड़ा इलाका था, उसके अंदर एक ऐसा एक रफ अलाइनमेंट दिखाई देता था कि यहां से ट्रैक है, उसके सिवा कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि अरुणाचल सरकार ने कुछ वहां किया नहीं हुआ था। ट्राइबल्स के हिसाब से उन्होंने काफी कुछ काम किया हुआ था। और ये सारे जो पहाड़ थे, इसकी जो फिंगर्स नीचे नदी की तरफ आती थी, हर फिंगर को क्रॉस करो, आप ऊपर चढ़े, फिर एकदम नीचे उतरे, ऊपर चढ़े, नीचे उतरे। जहां पर आप नीचे उतरते थे वहां नदी, और वहां पर मिलते थे हमको रोप के ब्रिज, या फिर श्रृंखलाओं से बने हुए, ये पेड़ों की शाखाओं से बने हुए ब्रिजेस। ये तो कमांडो कोर्स में भी किसी ने देखे नहीं थे। तो इन्हीं चीजों का वर्णन करते हुए पिछले अलग अलग इसके साथ कहानियां जुड़ी हैं। और मैं वहां जाते ही चौथे दिन हमें निकाल दिया। तो इसको कवर करते हुए पिछले 4 महीने कहानियां शायद 4 हो गई हैं, शायद ये पांचवी है, चौथी या पांचवी होगी। तो इसको मैंने बताते हुए आपको पूरा एंटरटेन करके रखा हुआ है कि वो जगह क्या थी, और क्यों हमें उस चीज का बहुत गर्व है। क्योंकि हम सबसे पहले गए थे। अगर वहां पर कुछ हमें हो जाता तो शायद आज ये कहानी बताने वाला भी कोई नहीं होता। पर आज चूंकि ये सारी चीजें मेरी याददाश्त के अंदर ऐसी घुसी हुई हैं, ऐसी बसी हुई है मेरी याददाश्त के अंदर, कि ऐसा मेरे को लगता है कि 8 दिन की अगर बात अगर हो रही है, तो वहां जो पहले 4 महीने हमने गुजारे, जिसके अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई बत्ती नहीं, कोई लाइट नहीं, और बस अपना हवाई जहाज से जो गिरता था राशन, उसी को लेके बनाओ, कभी ये खत्म, कभी वो खत्म, कभी केवल दालें खा रहे हैं, कभी कभी चावल खा रहे हैं। पर निकला वक्त तो बहुत अच्छा। ड्यूटी थी, और फक्र था हम लोगों को वर्दी का, हम लोगों को बहुत मजा आता था काम करने में। सब लोग, हम लोग एक बार जब इस तकलीफ से 8 दिन पैदल चलने की पूरी होके मंचूका पहुंचे, सेट किया अपना कैंप, उसके बाद धीरे धीरे कैंप बसाने लग गए। आज की कहानी, मेंचुका वैली, मणिगांव वैली, ये 2 वैलीज थी वहां पर जहां पर हमें अमूमन जाना पड़ता था। पहली मेरी जो विजिट हुई थी वो मंचुका में जब हुई थी, तो जिस रास्ते से हम गए थे, उस रास्ते के ऊपर काफी आदिवासी भी थे, जिनके साथ हम लोगों का बातचीत भी चलती थी। कोई कोई था उसके अंदर, कोई हिंदी के एक दो वर्ड समझ जाता था, पर उनको पता था कि ठीक है, चलो सरकार के लोग आते रहते हैं, तो बातचीत थोड़ी होती रहती थी। आज मैं आपको कुछ कहानी आज जो बताने वाला हूं, उसके अंदर
एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, और इन सब लोगों को जो हमारे साथ थे, आज से 2 साल पहले चेन्नई के पास काटपाड़ी नाम की जगह है, जो वेल्लोर, आपने सुना होगा, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे 7 किलोमीटर दूर एक काटपाड़ी नाम की जगह है। वहां पर मेरे ट्रुप सारे साउथ इंडियन थे। तो हम लोग आज भी हर साल सब सेवानिवृत्त लोग वहां मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे। तो उस साल थे जहां पर एक ट्विटर का एक दोस्त मेरा, चंद्रशेखर, उसको भी साथ ले गया था मैं। तो वो इन सब लोगों को मिल चुका है जो मेरे साथ में उस वक्त थे। आज मैं आपको 3-4 इंटरेस्टिंग चीजें वहां की, टिट बिट्स बोलते हैं, जो छोटी छोटी चीजें, आज मैं छोटी छोटी चीजें कुछ बताऊंगा आपको। एक वहां छोटा सा एक वैली थी जिसका नाम था टूटिंग। और जितने लोग आजकल न्यूज पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने एक नया बाउंड्री लॉ निकाला है, और उस लॉ के अंदर उन्होंने टूटिंग का नाम देके अपना ही कुछ नाम दे दिया है, जिसके लिए भारत सरकार ने काफी ऑब्जेक्शन किया हुआ है। टूटिंग में कुछ लोग वहां पर हम लोग के रहा करते थे। हम लोगों का तो फिर भी कुछ ना कुछ सिविलाइजेशन के साथ कनेक्शन था, टूटिंग का तो बिल्कुल ही नहीं था। तो टूटिंग के लोगों ने, वहां छोटी सी एक टोली रहती थी आर्मी की, तो उन्होंने देखा कि सवेरे 3:30 बजे लाइट आ जाती है और शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाता है। उनका कम्युनिकेशन किसी के साथ है नहीं पीछे, आर्मी के साथ भी उनको अकेला वहां रहना पड़ता था। तो वहां पर किसी ने डिसाइड किया कि हम अपनी घड़ी बदल देते हैं। तो वहां जितने लोग थे, उन लोगों ने, जिस समय सवेरे 3:30 बजते थे, वो लोग खुद की घड़ियों में, उन लोगों ने उसको 5 बजे सेट कर दिया कि जो पहली किरण आती है 3:30 बजे, तो उसको उन लोगों ने 5 बजे सेट कर दिया, और फिर वही घड़ी मानते थे। तो उनकी लाइफ ही अलग चलती थी। जैसे यहां पर सवेरा होता है, उनका वहां वैसे सवेरा होता था। उन लोगों ने पूरी बॉडी क्लॉक चेंज करके, वैसे सोते थे वैसे उठते थे वो लोग। बराबर सवेरे 6 बजे उठ के उनकी पीटी वीटी सब कुछ चलता था। और जिस समय हम लोग 3:30 बजे अपना काम कर रहे होते थे, उन लोगों का अंधेरा होके वो लोग सो चुके होते थे। उसको टीएसटी नाम से उन लोगों ने फेमस किया हुआ था कि टूटिंग स्टैंडर्ड टाइम। तो केवल वो घड़ी चलती थी टूटिंग में, केवल एक छोटी सी टोली के लिए। हम लोगों को काफी मजेदार ये लगता था कि ये तो इनके लिए अच्छा हो गया, इन्होंने तो अपनी घड़ी बदल ली। हमारे यहां पर हम लोग तो नॉर्मली चलते थे घड़ी के हिसाब से। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा आदि ट्राइब के बारे में। ये, इस ट्राइब ने भी जिस समय हमारी आर्मी गई, इस तरह से वर्दी के लोग जाते हुए इन लोगों ने पहली बार देखे। इनमें से जो 62 की लड़ाई में बहुत आगे की तरफ थे, उन लोगों ने चाइनीज आर्मी देखी थी। पर इंडिया है, पर इंडिया की आर्मी इन लोगों ने देखी नहीं थी। तो हम लोगों की भी मुलाकात इन लोगों के साथ पहली बार हो रही थी। तो थोड़ा मैं आपको आदि ट्राइब के बारे में बताता हूं। आदि ट्राइब के बारे में आपको बताता हूं। आदि ट्राइब ये सबसे ज्यादा बड़ी ट्राइब है पूरे अरुणाचल की। और जिस इलाके में हम लोग जाया करते थे, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, साउथ सियांग, उस पूरे इलाके में ये लोग थे। इनके गांव नहीं होते थे बड़े। कभी अगर मिल गए, कहीं 4, 5, 6, 8 घर मिल गए। पर अदरवाइज आप दूसरी तरफ की पहाड़ी के ऊपर देखो, तो एक घर, दो घर, फिर कहीं दूर जाके एक घर, दो घर, इस तरह पूरे फैले हुए मिलते थे। कोई शिक्षा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई स्कूल नहीं, पूरा आदिवासी जीवन अनटच्ड, बाहर की दुनिया से अनटच्ड। ये आज भी वैसे ही रहते थे। आज मतलब मैं 87 की बात कर रहा हूं। ये ऐसे रहते थे जैसे तब से शायद 1000 साल पहले रहते थे ये लोग। हम लोग जब इनके घर के आस पास से गुजरते थे, इनके घर के जो बुजुर्ग होते थे, बच्चे होते थे, वो रास्ते के ऊपर आके खड़े हो जाते थे। इनकी औरतें वहां पर देखती रहती थी। हम लोग चलते हुए सब बच्चों को हाथ दिखाते थे, उनको दिखाते थे, हंसते थे, और ऐसे एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ में, मुस्कुराहटे। घर इनके हम लोगों ने देखे, आदि घर लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ों के बुंदे काटे हुए, उनको गाड़ के, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाकर, उसके ऊपर इनकी लकड़ी की पूरी छत, और छत की फिर ऊपर जो पत्ते वगैरह डाल के बहुत अच्छी हट्स बनती थी इनकी।
ये एकदम ही कच्चे वाले काम नहीं थे, इनके बहुत ही ज्यादा अच्छी हट्स, और देखने से ही पता चलता था कि बहुत स्ट्रांग है। नीचे से खाली 8-10 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर के आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचिए, और उसके बाद उन लोगों ने अपने जो भी दरवाजे बना के रखे हुए लकड़ी काट काट के, और अंदर इनके घर। जो नीचे का जो एरिया रहता था वो काफी इंटरेस्टिंग था। ज्यादा से ज्यादा हमको वहां पर इनके जानवर, सुअर, ज्यादा से ज्यादा सुअर वहां दिखाई देते थे। अगर वो बाहर नहीं खा रहे हैं, बारिश हो रही है, रात को वहां पर आके खड़े हो जाते थे, सारे नीचे आ जाते थे। मुर्गियां वगैरह इनके पास जितनी होती थी, ये वहीं के वहीं अंदर दड़बे में चली जाती थी। सबसे अजीब चीज हमको जो बाद में जाकर हमें पता लगी, कि बराबर हर घर के नीचे का जो पूरा एरिया था, जो अगर अब देखा जाए तो कीचड़ से भरा रहता था। पूरा कीचड़, जैसे गीलापन, बदबू बहुत ज्यादा आती थी। अ, उनका तो खैर उनका वो रहना था। हम लोग अभी अलग जगह से जा रहे थे, हम लोगों को अजीब लगता था। वहां पर हर पूर्वज इनका जिसकी मृत्यु होती थी, घर के नीचे दबाने की प्रथा है। तो उसको बहुत ज्यादा पवित्र एरिया मानते हैं वो। तो अंदर आप जा नहीं सकते, नीचे की तरफ आप तो वैसे ही नहीं जाएंगे, वहां पर कीचड़ और स्मेल इतनी आती थी। पर बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे। इनके सारे जितने मृत्यु जिसकी हुई, उसको दफनाने की जगह घर के बराबर वो स्टिल्स के नीचे। ये सारी चीजें हमें बाद में पता चली। तो जिस समय हम लोग ने इस तरह से इनके घर देखने मंचूका हम लोग पहुंच गए। मंचूका पहुंचने के बाद में जहां पर हम लोगों ने कैंप लगाया, वहां से मेरे ख्याल से शायद 70-80 मीटर दूर एक परिवार रहता था, इन्हीं आदि ट्राइब का। बहुत धीरे 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 उनके बुजुर्ग लोगों से रास्ते पे कभी खड़े होके थोड़ी सी बात करते थे। गूगल का तो दिन नहीं था, वो इंटरनेट का दिन नहीं था कि दबा के आपने पता कर लिए कि ये लोग कौन है क्या है। आज तो आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात करते करते आप आदि ट्राइब डालेंगे, तो जो चीज मैं इस कहानी में बता रहा हूं, इससे ज्यादा तो आप लोग खुद ही जान लेंगे। सुनते सुनते आप गूगल कर सकते हैं। वो दिन ऐसे थे कि हमें तो वहां जाके पता चला कि ये आदि नाम की ट्राइब है। और फिर उनके साथ धीरे धीरे हम लोगों का थोड़ी समझ आने लग गई कि ये लोग हैं क्या। सबसे एक अजीब चीज पता चली कि वो मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, यानी स्त्री प्रधान सोसाइटी। हमारी यहां पर कैसे सोची, पुरुष प्रधान है। शादी अगर होती है तो लड़की पुरुष के घर में आती है, हर चीज पुरुष है, डिसीजन पुरुष लेगा। हमारे फेमिनिस्ट वर्ड, सेक्सिस्ट वर्ड, सेक्सिज्म, ये वर्ड कहां से आए हैं? क्योंकि ये इसी का एक क्लैश चल रहा है। वो सोसाइटी मैट्रियार्कियल, हर डिसीजन, हर चीज केवल केवल और केवल महिला लेती है वहां पर। शादी अगर होती है तो लड़का अपना घर छोड़ के लड़की के घर में आता है। और जिस समय हमें पता चला, हमें शुरू में थोड़ा अजीब इसलिए लगा क्योंकि ऐसी चीज तो मैंने कभी सुनी नहीं थी। चलो हमने किताबों में पढ़ा हुआ था, पर देखा तो कभी भी नहीं था। तो वो मैट्रियार्कियल सोसाइटी, और वहां पर फिर इनके रस्में पता चलनी शुरू हुई कि इनका किस तरह से, इस घर के अंदर जो लड़का है वो बताता था कि मेरा घर किधर है। हम लोग चूंकि रास्ते से आए थे पैदल चलते हुए, हम लोग गांव के नाम लेते थे, तो वो हमको बताते थे, हाँ वो टाटो गेटो के पास मेरा घर है, या टाटो के पास मेरा घर है। इस तरह से वो बता सकते थे हमको। तो ये लड़के अपना घर छोड़ के वहां पर आते थे। जितनी ज्यादा मेहनत मैंने लड़कियों को करती देखी है, मैंने आज तक कहीं पर, पूरी मेरे 40 साल हो गए मेरे को घर के बाहर, कॉलेज के बाहर पैर रखे हुए, मैंने देखा नहीं। हमें सवेरे बातें करने की आवाज आती थी 3:30-4 बजे, जैसे चप 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 आपस में बातें करते, तो पता था कि कोई जा रहा है बाहर, और इतना पता था कि लड़कियां महिलाएं जा रही हैं। उसके बाद पूरा दिन वो आवाज नहीं आती थी हमें। और शाम के 2:30, 3:30 बजे फिर से आवाज आनी शुरू होती थी। तब हम लोग देखते थे ये छोटी छोटी लड़कियां, इनके पीठ के ऊपर लकड़ियां, ये पहाड़ में जाने कहां ऊपर चली जाती थी। दिन भर इन्होंने लकड़ियां इकट्ठा कर दी,
पूरा भर के वो लकड़ियां देख के आश्चर्य होता था कि ये एक सामान्य लड़की इतना उठा ही नहीं सकती है। और इतना बड़ा एक लकड़ी का ये पीठ के ऊपर लटकाया हुआ, पट्टे से बांधा हुआ, और वो पट्टा सिर के ऊपर, और फिर आराम से हंसी हंसी खुशी बातें करते हुए ये एकदम चहकते हुए लड़कियां वापस आ रही हैं, महिलाएं वापस आ रही हैं। ये एक चीज देख के हम लोगों को खुद के ऊपर शर्म आती थी कि 8 दिन हम लोग हो गए, ये 20-25 किलो पीठ के ऊपर लाके आर्मी में है हम लोग। हम लोगों का काम ये है, ट्रेनिंग ये है, और हम लोगों की इतनी बुरी हालत हुई। इन लड़कियों को देखो, बच्चों को देखो। और वो जो लकड़ियां जितनी लेके आते थे, उस लकड़ियों का क्वांटिटी, वॉल्यूम देख के हमें पता चलता था कि इनमें से किसकी उम्र कितनी होगी, कौन छोटा है। दूसरी एक बड़ी अजीब सी जो हमें लड़कियां लगता था कि ये 16-17 साल की, शायद 20 साल तक, 20 साल की भी नहीं लगती थी, 16-17 साल की लड़कियां होंगी। जब हम लोगों की इन लोगों के साथ पहचान हुई, बुजुर्गों के साथ पहचान हुई, उनको चाय के लिए कभी बुलाते थे, तब जाके पता चला कि ये जो हमें 16-17 साल की लगती थी, वो एक्चुअली 27-28 साल की लड़कियां थी, महिलाएं थी। तो काफी छोटी लगती थी। उनके घर की दूसरी बड़ी महिलाएं देख के लगता था कि बाप रे, ये तो 80-85 साल की होगी। उसकी उम्र निकलती थी 50 साल, 45 साल। ये इतना अजीब हमें वहां लगा कि एजिंग प्रोसेस इतनी ज्यादा जल्दी एजिंग प्रोसेस उस पूरे ट्राइब के अंदर है, जहां पर एक 27-28 साल की महिला 16-17 साल की लड़की लग रही है, वही वो 10-20 साल के अंदर 80 साल की दिखने लग जाती है। जो आप अमूमन फोटो देखते हैं कि बहुत झुर्रियां चेहरे पे पड़ी हुई हैं, गाल के ऊपर झुर्रियां, पूरा गाल ऐसे नीचे खींचे जा रहे हैं, आंखों के ऊपर पूरी झुर्रियां पड़ी हैं, झिल्ली नीचे की तरफ आ रही है, और देख के आपको लगता है कि नहीं, ये तो 70-80 साल की होगी। क्या उम्र होती थी उनकी? 45-50। आदमियों का भी वही हाल। और अगर आप, जो आप में से सुनने वाले जो पुराने हैं कुछ, जो शायद मेरी उम्र के आसपास हो, उन लोगों को याद होगा जिस समय हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, उस समय हम लोग एवरेज मोर्टेलिटी रेट के बारे में हमें बताता था कि अमूमन एक पुरुष की मृत्यु भारत में 60 साल की उम्र में हो जाती है, और एक महिला की 50-55 साल में। ये मैंने अपने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है। आज अगर हम देखें तो यही उम्र हम 70 और 80 के ऊपर लेके चले गए। तो अगर तब हम लोगों की उम्र भारत में रहने के बाद 50 और 60 साल थी, तो आप देखिए, उन्हीं सालों की मैं बात कर रहा हूं जब मैं मंचूका गया हुआ था। और वहां पर ये मेरे को 40-45 साल की महिलाएं, इनकी तरफ देख के लगता था कि ये 70-80 साल की तो कम से कम होंगी होंगी। ये जो एजिंग प्रोसेस था, ये अपनी आंखों से देखने के बाद बड़ा अजीब लगा मुझे। उसके बाद कई दिनों के बाद हम लोगों को इनविटेशन आने शुरू हो गए। हम लोगों ने भी उनके साथ संबंध बनाए। खाना हम लोगों का बनता था, एक टिफिन भर के घर में हम खाना भेज देते थे उनके। अभी वहां खाना जाता था उनको, तो यहाँ का हम लोग का खाना उनके लिए तो ये खाना था ही नहीं, उनका खाना ही बहुत अलग था। ज्यादा से ज्यादा चीजें कच्ची चीजें, कोई चीज पकानी नहीं, मीट पूरा स्मोक किया हुआ खाना, ज्यादा से ज्यादा मीट खाना। और 6-6 महीने उनका मीट रहता था। कैसे रहता था पता नहीं। जिस समय हम लोग, जब उन लोगों ने हम लोगों को बुलाना शुरू किया, तो सबको तो बुला नहीं सकते थे हम लोग, 50-60 लोग तो हम लोग थे। तो उनका यह था कि जो सबसे सीनियर है, जो कि मैं था, मेरे को और मेरे साथ 1-2 लोगों को बुला लेते थे कि आप खाली आ जाइए। पहली बार जब मैं वो सीढ़ियां चढ़ा, जो आज तक सीढ़ियां हम लोग घरों के बाहर चलते हुए देखते थे, ऊपर के प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचे, और जैसे ही घर के अंदर हम लोगों ने पैर रखा, मैं उस स्मेल को आज भी नहीं भूल सकता हूं मैं। मतलब जैसा मेरे को चक्कर आ गया होगा। छोटी छोटी 2 खिड़कियां कहीं दूर दिखाई दी, लाइट वगैरह तो थी नहीं। बराबर घर के सेंटर में आग लगी हुई, आग जला के रखी हुई,
जिसके बगल में पूरा परिवार। क्या इनका सामान था, खालें और ये वो सारी दीवार के साथ लगा के रखी हुई। वहीं सोना, वहीं खाना, सब कुछ पूरा जीवन उस आग के बगल में। एक दो अंदर की तरफ कुछ कमरे दिखाई देते थे और कुछ भी नहीं। जो एक अमूमन आप देखते हैं कि गांव में आप इंडिया के चले जाइए, भारत के किसी गांव में चले जाइए, पहले जब वहां पर शौचालय वगैरह नहीं होते थे तो वो चलो खेत में चले गए, इधर चले गए। यहाँ पर वो कुछ सिस्टम नहीं, सर्दी और इस तरह का मौसम वहाँ पर घर के ही एक कोने में जाके वहाँ पर लकड़ी के जमीन में छेद करके रखे थे और वो सीधा नीचे जाके वहीं गिरता था जहाँ पर स्टिल्ट नीचे बने हुए, जहाँ पर सूअर वगैरह रहते थे। नहाना ये वर्ड ही नहीं था उनके डिक्शनरी के अंदर। मतलब इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी अभी आपको बताने वाला हूं मैं कि नहाना क्या है ये उन्हें पता ही नहीं था, ना कभी उस चक्कर में पड़ते थे वो लोग। तो चाहे उनके आप चेहरे देख लो, चाहे हाथ देख लो, चाहे पैर देख लो, घुटने तक देख लो, जैसे मतलब पूरे परतों की परत लगी हुई है। और ये भी नहीं है कि चलो खाना खाना है हाथ धोया, मतलब वो सिस्टम ही नहीं है। वो सिस्टम उनके बॉडी वैसे इम्यून हो गई थी। सबसे मेरे को मजा आया उनका मीट देख के। शिकार करते थे ये लोग, जंगली जानवर तो वहां पर काफी थे। तो शिकार करने के बाद लाके उसकी खाल वगैरह फेंक के उसका मीट पूरा निकाल निकाल के स्टोर करते थे ये लोग। अभी 6 महीने अगर खाना है तो ये मीट कहां रखेंगे। तब पहली बार मेरी नजर गई, ये जो आग नीचे लगा के रखी हुई थी, ऊपर की छत की तरफ देखा तो वहां लंबी लंबी सलाखें और जाली बना के रखी हुई। पहले जमाने में किस चीज की ये जाली बनती होगी मुझे तो पता नहीं। उस समय मैंने ये सुना था कि वहां पर ये जो पेड़ों की शाखाओं से मीट को बांध के लटका के रखते थे। पर यहां पर मेरे को लोहे की प्रॉपर जालियां दिखी। वो गवर्नमेंट से इधर से उधर से कहीं जालियां कभी आई होंगी तो इन लोगों ने लेके रखी। उसके ऊपर पूरा मीट बिछा के रखा हुआ। ये मीट नीचे की आग से 24 घंटे स्मोक होता रहता था। हम लोग आज यहाँ पर स्मोक्ड कोई चीज खानी है, उसके लिए हम 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है कि कितनी अच्छी खुशबू आई। यहां पर इन लोगों का जीवन उस स्मोक के बगल में था और पूरा ऊपर फैला के रखा हुआ। जिस समय खाना खाना है, वो घर के उस आदमी ने, क्योंकि अंदर के काम सारा आदमी करेगा, औरतें नहीं करती थी। सारे बाहर के काम औरतें, घर के अंदर के आदमी। वहां से निकाल के उसके पीसेस करने, बच्चों को देने, अपना वो मीट खाओ डायरेक्टली वैसे ही। और स्मोक होने की वजह से सारा पका हुआ होता था। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी आदि ट्राइब्स के साथ हम लोग घुलते मिलते गए इनके साथ। एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी से पहले मैं आपको एक मिथुन नाम के जानवर के बारे में बताता हूं। पहली बार जिस समय हम लोग ये 8 दिन जब पैदल चलते थे, पहली बार उसको देखा, हम लोग काफी घबरा गए कि ये इतना बड़ा जानवर, देखने में एकदम बैल की तरह, पर बहुत ज्यादा तंदुरुस्त। और हमने देखा क्या, उसके सींग के ऊपर रस्सियां बंधी हुई, गर्दन में रस्सियां बंधी हुई, कमर में रस्सी बंधी हुई, और गांव के तकरीबन 8-10 बहुत हट्टे कट्टे लोग, लड़के, रस्सियां पकड़ के उन पहाड़ियों में, ये कभी बैल ऊपर भाग रहा, इसको मिथुन कहते हैं, कभी नीचे भाग रहा, और इसको पकड़ पकड़ के गांव की तरफ ले जा रहे। बाद में हम लोगों को पता चला कि वहां पूरा सिस्टम, बार्टर सिस्टम मिथुन के ऊपर चलता है। शादी करनी है, मिथुन देने पड़ते हैं। और मिथुन ये वहां का सबसे बड़ा मीट का सोर्स भी है। अच्छा, ये जानवर हमारे यहाँ के गाय और बैल जैसे, एक या सांड भी हमारे यहाँ शांत दिखाई देते हैं, ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है। ये पहाड़ी जानवर, इसको आप पालतू घर में नहीं रख सकते। तो ये वहां पर पहाड़ियों के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, और छोटी 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 पहाड़ियां हैं सारी, और चारों तरफ से या तो नदी जा रही है या धाराएं जा रही हैं। तो इनको पता है कि वो मिथुन क्रॉस नहीं करता है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो खुला घूमता रहता है वो, आपको खुले घूमते दिखाई देंगे।
हर जगह पे। और जिस समय इनको लेके आना है, जिस मिथुन को लेके आना है, सारे गांव वाले इकट्ठा होते थे, उसको पकड़ के लेके आते थे। एक बार इनका मैंने एक फीस्ट देखा जिसके लिए इन्होंने बुलाया था हमें, पर हम गए नहीं। मिथुन को काट के केवल पेट से, गले से लेके पेट तक एक चीरा लगा के, उसको खोल के, उसको पत्थरों के ऊपर लगा के, नीचे आग पूरी उसकी लगा के रखी हुई। और ये तकरीबन 4 या 5 दिन पहले इन्होंने लगा दी थी। जिस दिन इनका फेस्टिवल था, वो 5वां दिन था कि इसके नीचे आग लगी हुई थी। तब तक इसके अंदर का पूरा मीट पूरा का पूरा गल के ये पूरा पक चुका था, और पूरा गांव उसके बगल में आके उसमें से पीसेस निकाल निकाल के सबको दे रहे। ये उनका एक फीस्ट चल रहा था बड़ा। ये सारी चीजें हम लोगों ने उन सालों में देखी हुई है। धीरे धीरे करके आज 2008 में मंचूका में रोड पहुंच गया। डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है, टूरिज्म इतना ज्यादा हो गया, लोग इतने आने जाने लगे कि ये सारे आदिवासी धीरे 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 पहाड़ों में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या जो रास्ते के बगल में थे वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं। शायद इस जनरेशन ने, इन आदिवासियों की इस जनरेशन ने, जो लाइफ मैं बता रहा हूं, इनके ही अपने पूर्वजों की शायद इन्होंने खुद नहीं देखी। आज जिस समय आपको इन चीजों के बारे में मैं बताता हूं, बहुत ज्यादा मेरे को ही खुशी होती है कि वो सारी पुरानी चीजें याद आ रही है मेरे को, और मैं इनको आज इंस्टीट्यूशनलाइज करके इनको शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इसका एक वीडियो बना रहा हूं मैं, कि कल मैं खुद देखूं तो चलो, अब इसके बाद तो भूलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं वीडियो देख सकता हूं, पर ये उन दिनों की ऐसी यादें आई है। ये मिथुन का ये देख के तो हमें आश्चर्य होता था। मतलब ये तो हमारी सोच के बाहर था कि इस तरह से कोई फीस्ट होता है। और पूरा गांव इकट्ठा, और जिस दिन मिथुन कटना, पूरा का पूरा गांव, आसपास के जितने ऊपर नीचे अलग अलग जगह झोपड़ियां, पूरे गांव वहां इकट्ठा हो जाता था। इलाका पूरा, वो गांव कहना गलत है, गांव तो थे ही नहीं उनके। आइए अभी एक आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। 5-7 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। स्कूल नाम की चीज नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं वो जब पहली बार पहुंचा, मेरा टेंट वहां पर जहां लगा, तो काम हम लोग के पास भी कुछ भी काम नहीं। हम लोग को आके वहां बेस बनाना था, बेस बना दिया, और उसके ऊपर, बेस के ऊपर काम चलता था। रूटीन क्या काम था, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। तो सवेरे 7, 7:30 बजे अपनी एक बाहर आके मैं बैठ जाता था पत्थर के ऊपर अपने टेंट के बाहर। एक सामने छोटी सी एक ये धारा बहती थी, 2-3 फीट चौड़ी होगी मुश्किल से, और हल्का सा पहाड़ का पानी, उसमें साफ पानी उसमें से निकलता था। मैं वहां बैठा रहता था। तो पहले दिन नोटिस किया, दूर छोटे 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 4-5 बच्चे दूर से मुझे देख रहे थे। तो उनको बुलाया मैंने, तो आते नहीं थे पास में। और वही हाथ मैले, पैर मैले, घुटने पूरे भरे हुए, एकदम काले काले हो रखे, नाक बहरी, कान उनके ये, और गंध पूरे चेहरे के ऊपर, बाल नहीं, आंखें भरी हुई उनके पूरे वो कीचड़ से, और कुछ नहीं, बहुत खुश, दिन भर इन्होंने खेलते रहना। पर उस दिन पहली बार नोटिस किया कि ये ऐसे दूर बैठे हुए थे, और सर्दी थी, सारे ऐसे उकड़ू बैठे हुए, चिपक के एक दूसरे को। 4 बच्चे थे। बुलाया नहीं आए, बुलाया नहीं आए। मैं पनामा सिगरेट पिया करता था उन दिनों में। सिगरेट तो अच्छी पीता था, चार्म्स पीता था, पर तब तक शायद खत्म हो गई थी। तो पनामा पे आ गए थे, वहां पर पैकेट्स मिल जाते थे इधर उधर से, खरीद के रखे हुए थे। तो पनामा सिगरेट पी रहा था मैं। तो ये बच्चे देखे दूर बैठे हुए, कुछ भी करके ये पास नहीं आने को। तो एक दिन मैंने कहीं टेंट के बाहर, नजर गई मेरी, सवेरे अभी तक निकला नहीं था, तो देखा एक बच्चा भाग के आके टेंट के पास आया था, और एक छोटा सा सिगरेट का मेरा फेंका हुआ बट उठा के, भाग के फिर से उस धारा के परली तरफ जाके बैठ गया। पता नहीं कहां से आग लेके आए थे घर से, लकड़ी जला के। वो इतना छोटा सा बट था, वो 1/2 इंच भी नहीं होगा।
उसको उसने 2-3 सुट्टे मारे उन्होंने। और छोटे-छोटे बच्चे, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे होंगे। उसको कौन लड़का, कौन लड़की कुछ नहीं पता चलता था। गुलाबी-गुलाबी गाल पर उसके ऊपर सारा का सारा मैल जमा हुआ। पता नहीं मेरे दिमाग में आइडिया क्या आया, मैंने आधी सिगरेट ली उसमें से, बाहर आके बैठा जब, उनको दूर से आधी सिगरेट दिखाई मैंने। मैंने कहा, तुमको दूँगा मैं, इशारे से। उसमें से जो आया था, बहुत हिम्मत करके आया, उसको मैंने दे दी। वहाँ पर वो आके उसने आपस में पीनी शुरू कर दी सिगरेट। अभी सिगरेट पीना आपको मुझे अजीब लगेगा, पर वो पूरा आदिवासियों का वो कुछ और वीड लाके पहाड़ों से लेके आते थे, पीते थे, जिसमें नशा नहीं था। उसमें स्मेल आती थी, पर ऐसी उसकी खराब स्मेल आती थी, और ये सारे पीते हुए दिखते थे, तो इनके लिए सिगरेट तो बहुत ही 5 स्टार चीज़ थी। ये नहीं जानते थे कि पनामा एकदम सबसे नीचे की सिगरेट थी उन दिनों में। पर आधी सिगरेट मिल गई, बहुत खुश हो गए ये। दूसरे दिन मैं बैठा, आधी सिगरेट दिखाई। इनको अच्छा लगा ये। उसमें से जो पहले दिन ले गया था, वो आगे आ गया। तब मेरे को पता चला कि इनको, और देखा धारा से जो पहले दूर बैठते थे, 5 कदम आगे आ गए। एक दिन ऐसा आया, मैं बैठा हुआ, धारा के बगल में वो बैठे हुए, वो धारा मेरे से 3.5-4 फुट दूर, और सब आके बैठे हुए कि सिगरेट तो मिलेगी। तो पहले दिन मैंने उनको इशारा किया, धारा की तरफ इशारा किया, उनके हाथ की तरफ इशारा किया, और उनको मैंने अपना हाथ धोकर दिखाया। उनको इशारा किया कि तुम धो। कोई उसमें हाथ डालने को तैयार नहीं, ठंडा पानी। फिर उनको मैंने आधी सिगरेट दिखाई, इशारे से बताया कि ये मैं तुमको दूंगा, तुम खाली हाथ धो दो। 8वें दिन रोज की आधी सिगरेट, इनके कलाइयों के नीचे के हाथ एकदम साफ, इनके चेहरे ऐसे चमकते थे, गोरे गोरे लाल हो इनके आंखें, गाल लाल हो रखे, जैसे कोई एप्पल हो, सेब के जैसे। और फिर इनको मैंने और मोटिवेट करना शुरू किया, इनको नदी वो धारा में उतारना शुरू किया कि आप घुटने तक धो। और फिर इनके जो कपड़े पहनते थे, एल्बो तक ऊपर किया कि आप अपना एल्बो तक पूरा हाथ धो। थोड़े दिन में आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 दिन हो गए, मेरे लिए तो खेल ही बन गया था। टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, ये बच्चे मिल गए, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो इनको मैंने करके हाथ पैर धो के इनको साफ एकदम, उसके बाद उनको वक्त दिखाना शुरू किया मैंने। अभी वक्त उनको कैसे समझाऊं कि कब इधर आना है, पता नहीं। तो उसकी एक ट्रिक निकाली कि जो हमारे लंगर में ब्रेकफास्ट बनता था, पूरी सब्जी जो भी बनता था, उसमें से एक थाली में कुछ पूरियां, कुछ सब्जी मंगाता था, एक वो जवान लेके आता था। उसको बताया कि रोज सवेरे 7 बजे ये थाली लाके मेरे पास रख दिया करना। पहले बार जब आए तो उनको एक पूरी दी, उन्होंने खाई, फिर चले गए वापस। हफ्ते भर में हालत ये थी कि वहां से वो आदमी दिखता था चलते हुए थाली लेके, और ये बच्चे भाग के पहुंच जाते थे। तो इनको उसकी आदत डाल दी मैंने, डिसिप्लिन, कि वक्त पे आना। आने के बाद सबसे पहले हाथ धो, पैर धो, चेहरे धो। अभी कैसे धोते थे वो बात तो अलग है, किसी की नाक बह रही, किसी की नाक पूरे गाल तक जा रही है, किसी का कुछ। पर ठीक है, वो क्या थे और क्या हो गए थे। खाना और सिगरेट धीरे धीरे मैंने कम कर दी इनकी, सिगरेट का लालच कम करके इनका खाने का लालच ले आया। उसके थोड़े दिन के बाद मैंने एक ऐसी चीज वहां पर की, आप सुन के खुश हो जाएंगे। वहां पर एक बोर्ड था हमारे पास, तब तक सामान आने लग गया था, पीछे से हवाई जहाज से आता रहता था। एक बोर्ड था हमारे पास, चौक थे हमारे पास, हमने बोर्ड लगा दिया, सामने एक हमने अपना ग्राउंड शीट वगैरह बिछा दी, इन बच्चों को बिठा दिया। फिर वहां कुछ चित्र बनाते थे, इनको पूछते थे, चित्र बनाते थे, पूछते थे, बिल्ली बनाते थे, पूछते थे। 15 दिन के बाद ये बच्चों के मुंह से एबीसीडी सुनाई देने लग गई। पहले तो मैं इनके साथ इन्वॉल्व था,
फिर बाद में मेरे अपने भी बहुत सारे काम होते थे, तो जो भी हमारा स्पेयर जवान रहता था जिसके पास जो आके 10 मिनट इनके साथ निकाल सकता था, वो आता था इधर। उनको भी आदत लग गई ये बच्चों को पढ़ाने की। तो उसको साथ-साथ हम लोगों ने पढ़ाना इनको शुरू कर दिया। एबीसीडी और ये छोटी-छोटी कितनी छोटी चीज़ें। पर ड्रिल वही रोज़ 7 बजे भाग के आते थे, हाथ-पैर धोते थे, बैठते थे, आधा क 1 घंटा हम लोग के साथ निकालते थे और बच्चे चले जाते थे। चलता रहा ये, काफ़ी दिन चलता रहा ये, काफ़ी दिन चलता रहा ये। मेरे एक जाने का वक़्त भी आ गया था और तब तक मैं अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकाल चुका था। बाकी मेरे जो साथी थे, जो बाकी लोग थे, यही वो चला रहे थे। क्लास की जगह भी शिफ्ट करके यूनिट के गेट के पास ले गए थे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जवान लोग बैठते थे, रहते थे। वहीं के वहीं क्लास चलती थी, वहीं लंगर था, इनको एक-एक पूरी सबको खिला देते थे। इनकी हेल्थ भी इनकी अच्छी होने लग गई। बच्चे साफ दिखने लग गए, आना-जाना शुरू कर दिया इन्होंने। और ऐसे ही करते वो 3-4 महीने कब निकल गए पता नहीं चला। अगले साल जब मैं आया, तो देखा कि ये पूरा साल भर हमारे लोग ये चला ही रहे थे। अगले साल जब मैं आया, तो कहीं शाम को सवेरे मैं दूर से कहीं वापस अपने बेस की तरफ आ रहा था, पहाड़ की तरफ ध्यान गया, तो ऊपर से सिविलियन सारे उतरते, मतलब ये आदिवासी उतरते दिखाई दिए, बड़े लोग, और जो जा रहे थे हमारे बेस के डायरेक्शन में। तो ऐसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ किया है किसी ने आज। तो मैंने अपनी थोड़ी चाल तेज़ कर दी, पर पता था मुझे घंटा भर तो पैदल चलना पड़ेगा, पहुँचने के लिए। जब मैं यूनिट के एकदम पास पहुंचा तो जोर से मेरे को नारेबाजी सुनाई दी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मुझे कुछ भी समझ में ना आए कि ये चल क्या रहा है। वहां पर मैं जाके देखता हूं, हमारे अपने जवान कितने ज्यादा घुल मिल गए थे। इन लोगों ने अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वहां शुरू कर दिया था और घर के बड़े लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। जो पहले बच्चों का 1 साल पहले मैंने शुरू किया था, अगले साल वो बड़े लोगों तक आ गया और सबसे आखिर में जाके भारत माता की जय होती थी। यहां पर आज की मेरी फ्राइडे मस्ती खत्म होती है। इसका वीडियो कल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो दो मेरे को रिक्वेस्ट दिखाई दे रही हैं। ऐश, आप बात करेंगे? Good evening, sir. I want to speak just 2 lines. 2 minutes I'll take. जरूर जरूर बोलिए। सर, आप बहुत अच्छा बताया। काफी अच्छा लगा सुन के रिगार्डिंग मेंचुका ट्राइब्स और आदि ट्राइब्स। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले नागालैंड में पोस्ट होके गया था 2 साल पहले, और वहां पे सुदूर एक गांव 2 दिन चल के हम लोग गए थे। वहां पे वो लगाया था मैंने थोड़े दिन के लिए कैंप, किसी काम से। जी हाँ। तो वहां पे जो मैं विलेज हेडमैन को जानता था, वो आते रहते थे, उनके लड़के को जानता था, वो मिल गया। हम लोग ऐसे ही काफी लंबा पेट्रोल करके पहुंचे थे वहां पे। मैं यंग लेफ्टिनेंट था तब, और साथ में मेरी पार्टी थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई अभी लंच का टाइम हो गया है, तो मुझे वो कोई ऐसा जगह दिखा दो जहां हम बैठ जाए। हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, अपना लंच करेंगे और निकल जाएंगे, अपना पैक्ड जैसे लेके चलते हैं, आपको पता ही है। तो वो अपने घर ले गया, और एक घर विलेज हेडमैन का बाकी झोपड़ियों से अच्छी झोपड़ी थी, उसमें से एक कमरे में बिठाया, और हम लोग अपना खोला, पूरी सब्जी जो बांध के लेके आए थे खाना शुरू कर दिया। तो उसकी बड़ी सिस्टर वो घर चलाती थी, मतलब शी वाज द लेडी ऑफ द फैमिली, मदर नहीं थी। वो आई, उन्होंने देखा कि क्या खा रहे हैं ये। माय अटर सरप्राइज, जब तक हम लोगों ने अपना लंच फिनिश किया, तब तक उन्होंने वो चीज जो हम पूड़ियां खा रहे थे, उन्होंने चावल के आटे की पूड़ी बना के हमको खिला दी। ओह। क्या चावल का आटा मिलता था, बना हाँ। के रखते थे वो लोग। तो आई वाज सो हैप्पी। फिर मैं उनको उनके स्वीट्स जो भी देना था वो दे के, फिर आई थैंक दैट लेडी, एंड आई वाज सो हैप्पी कि देखिए आप, टैलेंट हर जगह है, लेकिन सबका कल्चर अलग अलग है। व्हेन यू मिक्स विद दीज कल्चर्स, it is always very good. So thank you for reminiscing those times.
एंड बहुत अच्छा लगा आपका नहीं, आज मैं का। खाली बाकी भी जो सुन रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी का कल्चर इतना ज़्यादा सुलझा हुआ है, इतना ज़्यादा डीप है, इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं हम लोग इन लोगों से कि चाहे मैं हूँ या अभी जैसे आपको इन्होंने बताया नागालैंड, कहीं पर कोई आज भी अगर कोई एक लेफ्टिनेंट कहीं जा रहा है, ये हमारा सेना का कल्चर है, आज भी हम लोग इतने ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इतनी अच्छी आपने बात बताई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई बात करना चाहता है? 2 और रिक्वेस्ट आई थी। सर, हेलो सर। हाँ, हाँ, श्रेया रायकवार। यस सर। हाँ, आप इनकी नहाने की हैबिट से रिलेटेड कुछ बताने वाले थे। मैं बताया ना आपको कि ये लोग नहाते ही नहीं थे, कल्चर ही नहीं था नहाने का। आपने कहा कि इससे कहानी बताऊंगा, तो फिर मैं वेट कर रही थी। नहीं, 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 तो ये बच्चों का जो मैंने बताया, इनके अंदर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था नहाने का। तो ये जब जी बच्चों को सर। मैं अपने पास में लेके आया, इनको सिगरेट दे के पहले हाथ धोना, उंगली धोना, और ये सिखा के इनको जिस समय मैं हम लोग ने इनके साथ में पूरी इनको बच्चों को ट्रेनिंग दी, तो ऐसे बच्चे चमक के हम लोग के पास आते थे और धीरे धीरे ये चीजें उस ट्राइब में फैलने लग गई। हमको वहां लेडीज होने दो, इनके होने दो, हमको हाथ धोते हुए सब लोग दिखाई देते थे। ठीक है। यस सर। हाँ जी। और श्रेया कुछ? नो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपना माइक्रोफोन म्यूट करना। और कोई है जो बात करना चाहता है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस तरह से कहानियां लाता रहूंगा। अगर आप लोग इसी मंजूका अरुणाचल के बारे में अगर कुछ और सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। 2 रिक्वेस्ट मेरे को और दिखाई दे रही हैं, दोनों मैं एक्सेप्ट करने वाला हूं। आप मेरे को मैसेज कीजिए, आप ट्विटर के ऊपर डालिए, या आप यूट्यूब के चैनल पे जाके आप वहां पर लिख दीजिए, सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूं। अगर मिंचुका के वहां पर और जो कहानी है वो भी आप सुन लीजिए सारी, जिससे कि हम लोग रिपीट ना करें। अगले बार कुछ और लेके आऊंगा। अभी एक रिक्वेस्ट मेरे को दिखाई दे रही है, आशा रानी। आशा, हाँ जी, मैंने रिक्वेस्ट का दबा दिया यहां से। आशा, बोलिए आप। सर, आपके टेन्योर में आपका फेवरेट कहाँ मजा किस में है, नॉर्थ ईस्ट में या फिर कश्मीर में? मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं, मैं पैदा हुआ जामनगर में, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। उनके साथ मैंने टोटल 17 अलग अलग लोकेशंस देखी, जिसके अंदर से अगर मैं सबसे ज्यादा साउथ गया हूं तो दिल्ली और इलाहाबाद, इस लाइन से मैं साउथ गया ही नहीं हूं। और जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैं खुद आर्मी में आ गया, 19 जगह मैंने देख ली। अभी आप बताइए मेरे को, जिसने पूरी जिंदगी कुल मिला के 36 अलग अलग स्टेशन देखे हो, उसको तो भारत से ही प्यार होगा ना। मैं राजस्थान। अरे मेरा क्वेश्चन है कि काम करने का मीन्स फेवरेट काम प्लेसेस को कौन सा है? नहीं, फेवरेट अभी देखिए, आर्मी में गए थे ऑपरेशंस के लिए, आर्मी में गए थे यस। क्योंकि एक्शन अच्छा लगता था। जिन दिनों ईस्ट में गए थे वहां पर टेरेन की बहुत ज्यादा मुश्किल थी, पर वहां एक्शन कोई नहीं था। कश्मीर के अंदर एक्शन के सिवा कुछ देखा नहीं। तो एक्शन की अगर मैं बात करूं कश्मीर, टेरेन की बात करूं, पहाड़ों की बात करूं तो अरुणाचल, और अगर बर्फ के पहाड़ों की बात करूं तो जो पेंगोंग सू लेक, गलवान वगैरह, ये जो आप जितनी फोटोएं देख रहे हैं आजकल, ये वहां पर मैं रहता था। चलो, आपने इतनी अच्छी बात याद दिला दी मुझे। अगले शुक्रवार को मैं आपको वहीं की एक कहानी सुनाता हूं, पेंगोंग सू की, जिससे कि आपको पता चले कि कितने अलग अलग तरह के मैंने टेरेन देखे हैं। ठीक है आशा? ओके। थैंक यू। चलिए, यहां पर और कोई दिखाई नहीं दे, इसके साथ ही मैं फिर आज का फ्राइडे मस्ती का सेशन क्लोज करता हूं। आप भी अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। अगले शुक्रवार को आपके पास
चांगला की कहानी लेके आऊंगा। चांगला एक पास है जिसको पार करना पड़ता है अगर आपको पेंगोंग सो लेक की तरफ जाना है, जहां पर ये पूरा चाइना का अभी एक्शन और ये जो कहानी चल रही थी। अगर मैं अभी फौज में होता, पिछले साल होता, तो वहां पर हम लोग एकदम इस पूरे कंट्रोवर्सी के सेंटर में होते, क्योंकि वो इलाका ही हमारा था। तो वहां की मैं बहुत इंटरेस्टिंग 3-4 कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी आपको चांगला बाबा की अगले शुक्रवार को सुनाऊंगा। चलिए फिर तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले शुक्रवार शाम 7 बजे फ्राइडे मस्ती में फिर मिलेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।